सो लेट वी स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। बेटा आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, कैसे उसकी वेरिएबिलिटी होती है, क्या उसके रीजंस होते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है इसमें। सो देखो बेटा, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंसी? Now, when you talk about electrovalency, electrovalency का मतलब क्या है? It is number of electron given or taken to form an ionic bond. क्या बोलेंगे? Number of electrons given or taken to form an ionic bond. एक आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जा सकते हैं, ठीक, उसको हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है भाई? 1, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे अगर कल को मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है बेटा? 2, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे मान लो कल को मैं बात करता हूं फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 1, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई? 1। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है? कितने लेता है? 2, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी से इलेक्ट्रोवैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। बट देयर आर मैनी विच हैव वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसीज। कई जगहों पे हमारे पास वेरिएबिलिटी मिलती है, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसीज। So when you talk about variable electrovalencies, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे मान लो हमारे पास आयरन है, तो आयरन जो है दैट कैन फॉर्म FeCl2 with an electrovalency of 2. It can also form FeCl3 with an electrovalency of 3. Got it? So there is a variability in that. Similarly, we have tin, SnCl2 with an electrovalency of 2. And similarly, we can have SnCl4 with an electrovalency of 4. You can have copper. Copper can be found as CuCl having electrovalency 1, and it can be CuCl2 with an electrovalency of 2. So there are many elements जिनकी हमारे पास variability होती है electrovalency की. Now the reason आता है कि why different elements show variable electrovalency. Variable electrovalency show करने का reason क्या है? देखो बेटा, सबसे पहला रीजन जो होता है इसका वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी का, अगर हम रीजंस की बात कर रहे हैं, रीजंस फॉर शोइंग वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, देखो बेटा पहला हमारे पास जो रीजन आएगा बेटा वो आता है जिसको हम बोलते हैं अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोर। अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोर। क्या होता है कि कई बार जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई दे देता है तो उसका कोर इतना स्टेबल नहीं रहता, तो वो और इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, से मैंने आयरन का एग्जांपल लिया, ठीक, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मिस्टर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का Z है 26, आयरन का Z कितना है? 26, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 4s2, दिस कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा क्या है कि मान लो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले देगा? जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के होंगे। तो जब ये आयरन +2 बना होगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रह गई होगी 3d6, ठीक है जी। और 3d6 की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास ये d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा? 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं आपने? 6। तो कैसे भरेंगे आप? 1 2 3 4 5 6। इज दिस कोर स्टेबल? क्या इस कोर में किस तरह की स्टेबिलिटी दिखती है आपको? क्या ये हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऐसी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं है। तो दिस कोर इज नॉट स्टेबल, सो इसको बोलेंगे अनस्टेबल कोर। ये क्या हो गई? अनस्टेबल कोर हो गई, ये अनस्टेबल कोर है। तो आयरन क्या करेगा? आयरन एक और इलेक्ट्रॉन दे सकता है
टू शो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसने एक और दे दिया और 3 पॉजिटिव बना दिया तो बेटा हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी D5, जो कि हाफ फिल्ड होगी। And you very well know that half filled is more stable. So this configuration is stable. तो क्या हुआ कि आयरन की 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो कोर थी वो अनस्टेबल थी, इसलिए वो और इलेक्ट्रॉन भी दे सका, एक डिफरेंट इलेक्ट्रोवैलेंसी शो कर सका। पर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही स्टेबल होता है तो फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन देता ही क्यों है? डायरेक्टली 3 क्यों नहीं दे देता? वो 2 तक क्यों रुक जाता है भाई? ठीक, दिस कैन बी क्वेश्चन। द थिंग इज कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाने फोर्थ शेल से, पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाने हैं? फोर्थ शेल से, और अगला इलेक्ट्रॉन कहां से जाना है? थर्ड शेल से। सो देयर विल बी एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो 4s के इलेक्ट्रॉन देना थोड़े इजी होंगे और 3d के इलेक्ट्रॉन देना थोड़ा सा मुश्किल होंगे, तो इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो आयरन पहले 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बट 2 इलेक्ट्रॉन देकर के वो जो भी बनाएगा कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अगर हम उसको कुछ हीट दे दें, कुछ एनर्जी दे दें, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन और भी दे सकता है। तो उससे उसकी क्या होगी? वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। जैसे अगर मैं आयरन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाता हूं, ठीक जी, तो मेरे पास पहले FeCl2 बना। क्यों? क्योंकि ये बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके लिए एनर्जी कम चाहिए थी, वो चले गए, बट अंदर के अभी नहीं गए। बट हां, अब मैंने क्या किया, क्लोरीन के साथ इसको थोड़ा सा हीट कर दिया। अब जब क्लोरीन के साथ अब इसको हीट कर रहे हैं, देन इट चेंजेस टू FeCl3 बिकॉज इट कैन फॉर्म नाउ स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट और नॉट? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो कोर की अनस्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा दे करके हम उससे और इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकें, और जिसकी वजह से हमारे पास एक और इलेक्ट्रोवैलेंसी भी आ सकती है। सो दिस इज द रीजन फॉर, you can say, variable electrovalency in D block. D block में वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी का मेन रीजन ही ये रहता है कि उसमें बाहर के इलेक्ट्रॉन देने के बाद, क्योंकि D इज ऑलवेज अ पेनल्टीमेट शेल, अभी तक आप समझ चुके हैं कि D हमेशा क्या होता है? पेनल्टीमेट, सेकंड लास्ट होता है कि नहीं? अगर 4s भरता है तो फिर उसके बाद क्या भरता है? D, 3d। अगर 5s भरता है तो फिर कौन सा भरता है? 4d। तो हमेशा हमारे पास D ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? पेनल्टीमेट शेल होती है। तो अगर हमारे बाहर के अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन देने के बाद, लास्ट इलेक्ट्रॉन देने के बाद कोर स्टेबल ना हो, तो थोड़ी सी एनर्जी और दे करके हम क्या कर सकते हैं? और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसलिए वो वेरिएबिलिटी शो कर देता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? तो ये पहला रीजन है अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोर, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल हो जाती है। बोलो कोई मुश्किल इसमें? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बेटा केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ठीक, बहुत जगह यूज होगा, इसलिए ध्यान से समझ लें। ठीक, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। नो, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट? दूसरा लॉजिक जो है, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी का जो दूसरा रीजन है, वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ व्हाट द हेल इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इट इज रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स, रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स, s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में s इलेक्ट्रॉन का पार्ट नहीं करना। रिलक्टेंस का मतलब हेजिटेशन है ना? क्या होता है कि कई बार s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी अलग हो जाती है। जैसे मान लो मैं कार्बन फैमिली की बात करता हूं, या पहले मैं बोरोन फैमिली की बात करता हूं। बोल, अटल, गाएगा इन थाईलैंड। ठीक है जी। अब हम अच्छे से जानते हैं कि बोरोन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 2s2 2p1 है कि नहीं है? है ना? इसके बाद अगर अल्युमिनियम की बात करूंगा तो अल्युमिनियम में क्या होगा? 3s2 3p1। गॉट इट और नॉट? उसके बाद जब गैलियम की बात करूंगा तो 4s भरेगा ना पहले। पहले कौन सा भरेगा? 4s। 4s के बाद क्या भरेगा? 3d। 4s के बाद क्या भरेगा? 3d। बेटा भरेगा वो बाद में, लिखेंगे तो पहले ना।
थर्ड शेल को लिखते पहले ना, रेडियस के हिसाब से पहले लिखते हैं ना भाई। इलेक्ट्रॉन भले ही बाद में भर रहे हैं, लिखेंगे तो पहले ही इसको। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3d 3d 10 और फिर 4p1। ये कॉन्फ़िगरेशन गैलियम के लिए हो गई। सिमिलरली अगर इंडियम के लिए लिखेंगे तो पहले कौन सा भरेंगे, 5s 5s2। 5s2 से पहले क्या भरना पड़ेगा आपको, 5s2 के बाद क्या भरना पड़ेगा, 4d। तो 4d में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे भाई, 10 और फिर आएगा 5p1। गॉट इट और नॉट। सिमिलरली अगर मैं इंडियम थैलियम की कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले क्या भरूंगा, 6s2। 6s के बाद क्या भरूंगा, 4f और फिर d, यानी 4f भरूंगा, फिर 4f में 14, फिर 5d में 10 और फिर, बेटा एक बात क्लियर कर लो, इलेक्ट्रॉन पहले मैंने s में भरे थे, फिर इसमें भरे थे, फिर p में भरे थे, है ना। इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर हम कैसे देखते हैं, अब वो प्रिंसिपल से, दैट इज एनर्जी के बेसिस पे। लेकिन यहां कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसे लिख रहा हूं, रेडियस की टर्म्स में लिख रहा हूं मैं। जो पहले, अब ऐसा तो कभी नहीं है ना बेटा कि फिफ्थ शेल के बाद फोर्थ शेल आएगी, कैसा होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। फोर्थ शेल अंदर होगी, फिफ्थ शेल बाहर होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो बेटा, अगर मैं बोरोन की बोरोन तो खैर बनाता ही कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी की कोई खास बात नहीं की जाती। बट येट अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी चार्ज होता है एक तरह से, वही जितने इलेक्ट्रॉन दिए उतना चार्ज आ जाता है। तो बोरोन की वैलेंसी 3 हो सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड में, कर सकते हैं कि नहीं। 2sb और 2pb, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, टोटल 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 3, तो यहां 3 होगा। अल्युमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी कितनी होती है, 3, क्योंकि ये भी और ये भी पार्टिसिपेट करेगा, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, 3। जब हम गैलियम की बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 तो होती है, बट इसमें किन्हीं किन्हीं कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 भी होती है। वो कैसे, कि अगर सिर्फ बाहर के ओनली p इलेक्ट्रॉन ही गए तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, 1। बट अगर p और s दोनों चले गए तो क्या होगी, 3। तो क्या होगी, 3। तो वेरिएबिलिटी हो जाएगी। अब वहीं पर इंडियम में भी हमारे पास ये दो 3 by giving outer 5s and 5p electrons, and if 5s electron fails to take part in bond formation, then the electrovalency will be 1. And mind it, here 1 is more important than that of 3. और रही बात थेलियम, थेलियम में होती ही 1 ज्यादा है, 3 बहुत रेयर कंपाउंड्स में, सिर्फ जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन, उसके साथ ये 3 शो करता है। अदरवाइज ये शो ही क्या करता है, 1 शो करता है। क्यों, क्योंकि इसके s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर नहीं पाते, रिलक्टेंट होते हैं बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए, हेजिटेट करते हैं बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उस वजह से हमारे पास ये 1 शो कर देता है, और अगर पार्टिसिपेट कर लें तो क्या होगा, 3 भी शो करेगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटे, वो बताऊंगा आगे। मतलब यहां अभी आप सिर्फ इतना समझे कि इसकी 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आ रही है, या 2 तरह की इसकी वैलेंसी क्यों आ रही है। ठीक, वो इसलिए आ रही है कि आपके पास बाहर के p भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और s भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों पार्टिसिपेट किए तो बेटा 3 आ जाएगी, और अगर s पार्टिसिपेट ना किया तो फिर 1 आ जाएगी। ठीक, हाथ मत खड़े करो, अभी अभी बहुत कुछ बताना है ना, ऐसे कैसे पता चल जाएगा तुम्हारे को। ठीक, इसी तरह से बेटा कार्बन फैमिली की बात करता हूं। कार्बन फैमिली में क्या आएगा बेटा हमारे पास, बोलो क्या, सीता गीत सुनकर पढ़ेगी। बेटा सेम तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन तो आती होंगी ना अभी। यहां पे 2s2 2p2, यहां 3s2 3p2, यहां 4s2 4p2, और उससे पहले 3d10 लिख सकोगे ना। सिर्फ यहां एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना ही तो है। तो प्यारे बच्चों, कार्बन जो है उसकी कोवैलेंसी, कार्बन तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना, तो उसकी कोवैलेंसी 4 होती है। सिलिकॉन भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, उसकी कोवैलेंसी 4 होती है। जर्मेनियम आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, कोवैलेंट भी बनाता है, उसकी कोवैलेंसी 4 भी होती है और उसकी कोवैलेंसी 2 भी होती है। अगर उसके 4p के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या होगी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2,
और अगर उसके 4s और 4p दोनों चले गए तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक है जी। इसी तरह से टिन का भी 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, और लेड में मेनली 2 होता है। ठीक, मेनली 2 होता है, सिर्फ बाहर के p इलेक्ट्रॉन जाते हैं, s इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं। बट हां, किन्हीं किन्हीं कंपाउंड्स में वो 4 भी शो कर सकता है। तो यहां पे मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि दो वैलेंसीज आने का रीजन क्या है। रीजन है कि कभी कभी s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो अगर नहीं करते तो लोअर वाली इलेक्ट्रोवैलेंसी आ जाती है, और अगर पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो फिर क्या होता है? हायर वाली इलेक्ट्रोवैलेंसी आ जाती है। इस वजह से हमारे पास वेरिएबिलिटी आती है। तो वेरिएबिलिटी किसकी वजह से है? होनी तो 4, जैसे कार्बन फैमिली, उसके इलेक्ट्रोवैलेंसी होनी कितनी चाहिए? 4, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4, लेकिन वो 2 क्यों शो कर रहा है? इसलिए क्योंकि उसके s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। अब बात आती है कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, ऐसा क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है? वाई s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं? ठीक, उसका एक सिंपल रीजन होता है कि s के इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेंट, इजंट इट? penetration power of s electron is more. penetration power of s electrons is more. penetration power जो s इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, इसलिए s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा खींचे हुए रहते हैं। न्यूक्लियस उसको ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, इसलिए उसको देने के लिए हमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। और खास बात क्या देख रहे हैं आप कि इसमें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ ही नहीं। क्या बोरोन में हुआ इनर्ट पेयर इफेक्ट? नहीं हुआ। इसमें भी नहीं हुआ, इसमें थोड़ा थोड़ा हुआ, इसमें थोड़ा ज्यादा हुआ, और इसमें बहुत ज्यादा हुआ। यानी डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। हम अगर नीचे की तरफ को देख रहे हैं, जैसे यहां पे देख रहे हो, क्या इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर वैलेंसी आनी चाहिए ना। अगर s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करें तो छोटी वाली इलेक्ट्रोवैलेंसी आनी चाहिए कि नहीं? तो यहां पे वो नहीं हो रहा है, यहां पे भी इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहां थोड़ा थोड़ा हो रहा है, यहां और भी ज्यादा हो रहा है, और यहां तो सबसे ज्यादा हो रहा है। यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जाते हुए इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। अब क्यों इंक्रीज कर रहा है? देखो बेटा, पहली बात तो थी कि s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेनिट्रेंट होते हैं, लेकिन यहां पे क्या था कि s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेनिट्रेंट तो थे, p में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ठीक, तो दोनों लगभग इक्वली हैंडल थे। लेकिन जब इसके अंदर d ऑर्बिटल्स आ गए, जब इसके अंदर क्या आ गए? d ऑर्बिटल्स। बेटा, d ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पावर क्या होती है? पुअर। अब स्क्रीनिंग पावर पुअर है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, लेकिन स्क्रीनिंग पावर क्या है? पुअर। तो न्यूक्लियस से ये जो s के इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा टाइटली खिंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब नीचे जाते हुए हमारे पास D एंड F ऑर्बिटल भरेंगे, और D एंड F का स्क्रीनिंग पावर इज वेरी पुअर, यानी उसका सिग्मा कम होगा, जबकि Z तो बढ़ ही रहा होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो वो s के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अगर वो s के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक तो s के इलेक्ट्रॉन को खींचा भी ज्यादा जा रहा है, ऊपर से उसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा है, तो s के इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच गए। s के इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच गए कि नहीं? और आपको पता है कि s की स्क्रीनिंग पावर मैक्सिमम है, पता है ना? s की स्क्रीनिंग पावर मैक्सिमम है। तो जो बाहर के p इलेक्ट्रॉन है, उसको अंदर से s ने पूरी तरह क्या रखा है? स्क्रीन। तो p के इलेक्ट्रॉन देने हो गए इजी, जबकि s के इलेक्ट्रॉन देने हो क्या हो गए? मुश्किल। तो p के इलेक्ट्रॉन तो चले गए, बट s के इलेक्ट्रॉन नहीं गए। s के पेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। s का पेयर कैसा हो गया? इनर्ट हो गया। इनर्ट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए उसको बोला कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? तो इसलिए डाउन द ग्रुप
क्योंकि मोर एंड मोर डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, जिनकी स्क्रीनिंग पावर क्या होती है, कम, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा। तो एस के इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे। एक तो वो पहले ही ज्यादा पेनिट्रेंट थे, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड थे, ऊपर से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन और भी टाइटली खींच गए, तो उनको देना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। इसलिए एस के इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करने लगे और वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो हमारे पास एक अलग इलेक्ट्रोवैलेंसी बन गई। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए होगा जो कि उसको बहुत आसानी से खींच सके, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, जैसे कि फ्लोरीन या जैसे कि ऑक्सीजन। तो जैसे लेड है, लेड में अगर आप देखें तो सिर्फ फोर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी सिर्फ इसके फ्लोराइड में, ऑक्साइड में और क्लोराइड में पाई गई, बाकी किसी में नहीं पाई गई, क्योंकि इसका एस का पेयर कैसा हो गया, इनर्ट हो गया, पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इसलिए वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई। अब एक बार ध्यान से सुनना, सारी बात को मैं दोबारा रिकैप कर रहा हूं, ठीक, पूरा ध्यान दे करके सुनना, बाद में नहीं बोलना सर समझ नहीं आया, ठीक। देखो, सबसे पहली बात है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। मैंने कहा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में एस के इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट ना करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है, उसका रीजन क्या है बेटा। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है मोर पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स। एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेंट होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस एस के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखता है, इसलिए एस के इलेक्ट्रॉन देना थोड़े मुश्किल होते हैं। पर शुरुआत में ये दे देता, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता है। नीचे जाते हुए मोर एंड मोर डी ऑर्बिटल आ जाने की वजह से या एफ ऑर्बिटल आ जाने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन स्क्रीनिंग पावर का इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एस के इलेक्ट्रॉन और भी टाइटली खींच जाते हैं। एक तो पहले ही वो ज्यादा पेनिट्रेंट है, ज्यादा अट्रैक्टेड है, ऊपर से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को और भी स्ट्रांगली खींच लिया। अब इलेक्ट्रॉन और स्ट्रांगली खींच लिया तो वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए, दे बिहेव लाइक इनर्ट पेयर्स, एंड दैट इज व्हाई इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो तीन चीजें, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है, और डाउन टू द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता क्यों है, वो समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कोई डाउट है अभी बताएं, एनी स्टूडेंट एनी डाउट। जनाब समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, आपको भी क्लियर आ गया। तो ये था इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन देखते हैं, ताकि हमें समझ में आए इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां काम करता है। सर ने तो इतने जोर से बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा गारंटी से। अभी जो आपके पीरियोडिक हो रहे उसमें होगा, नहीं तो फाइनल में तो पक्का ही होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है PbCl4 exists, PbCl4 exists whereas PbBr4 or PbI4 does not exist, does not exist. Why? बोला लेड का टेट्राक्लोराइड तो हमारे पास है, पर टेट्रा ब्रोमाइड या टेट्रा आयोडाइड नहीं पाया जाता। क्या लॉजिक दोगे इस क्वेश्चन का। देखो बोलोगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ध्यान से सुनते रहना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इज 2, क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। बोला डाउन टू द ग्रुप ज्यादा होता है और सबसे नीचे है, तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम होगा कि नहीं, ठीक। तो बोला ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड इज मोस्ट स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट।
if PbBr4 is formed anyhow, हमने किसी भी तरह से PbBr4 बना दिया, मान लिया हमने बना दिया, पर PbBr4 में लेड क्या होगा? +4। +4 में वो स्टेबल है नहीं, तो +4 से किस में चेंज करेगा? +2 में। यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, +4 से +2 में चेंज करने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने बोला ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, lead is more stable in +2 oxidation state. If PbBr4 is formed anyhow, it works as strong oxidizing agent. It works as strong oxidizing agent. ये strong oxidizing agent की तरह वर्क करेगा बेटा. It will work as a strong oxidizing agent. तो strong oxidizing agent की तरह वर्क करेगा, और उस वजह से PbBr4 जो होगा, PbBr4 जो है वो ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन लेके PbBr2 बना देगा और ब्रोमीन को मारेगा बाहर ठुड्डा। इसके इलेक्ट्रॉन लेके धक्का मार देगा, जा तू, है ना भाई। यहां ये +4 में था, और +4 वाला कैसा था? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसने ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन लिए, खुद को किसमें चेंज किया? +2 में, और ब्रोमीन को धक्का मारा, जा भाग जा, है ना, क्योंकि ये स्टेबल ही किसमें है? +2 में। सो इट वर्कड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप बोलोगे कि Cl के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी भाई, तो Cl से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाया, जबकि ब्रोमाइड से या आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन ले पाया, क्योंकि ब्रोमाइड आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम। वो इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते, वो खुद इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। क्लोरीन फ्लोरीन तो लेते हैं ना भाई। पहले 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का नाम बताओ, चलो। हाँ जी, हाँ जी। पहले नंबर पे फ्लोरीन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन, और चौथे नंबर पे क्लोरीन। ये 4 एलिमेंट तो स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक। इनसे इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा मुश्किल होता है भाई, समझ में आई। पर ब्रोमीन आयोडीन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमने बोला कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास लेड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी थी? +2। और हमने एनी हाउ PbBr4 या PbI2 बना भी दिया, तो इट इटसेल्फ वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इट टेंड्स टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ब्रोमाइड and change it into the PbBr2. So it tends to take electrons from Br negative bromide and changes itself in PbBr2. इसलिए PbBr4 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बना दोगे वो खुद ही चेंज हो जाएगा, किसमें? PbR2 में। PbI4 बना भी लोगे तो खुद ही चेंज हो जाएगा, किसमें? PbI2 में। बट हाँ, क्लोरीन उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाया, तो PbCl4 कैन बी नोन, है ना भाई। दुनिया में हर आदमी का बाप है ना। तो अगर लेड +4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्लोराइड से वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाया, फ्लोराइड से वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाया, ऑक्साइड से वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाया, तो वहां तो +4 होगा। जैसे वी कैन हैव PbF4, ये बनेगा क्योंकि फ्लोरीन से नहीं ले सकता। वी कैन हैव PbO2, यहां पे भी +4 है, ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। वी कैन हैव PbCl4, बट वी कैन नॉट हैव PbBr4, PbI4। क्यों? क्योंकि ये सारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि +2 स्टेट स्टेबल होने की वजह से अगर जबरदस्ती इसको +4 बनाया, इट टेंड्स टू टेक इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू +2। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी हाँ जी। PbO4 होगा तो कितनी वैलेंसी होगी इसकी? ऑक्साइड की कितनी होती है वैलेंसी? 2। तो अगर 2 ऑक्सीजन लगेंगे तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे? 4। समझ में आई?
तो PbO2 यहां पे भी +4 है, यहां पे भी +4 है, यहां पे भी +4 है। ठीक, +4 से ऑनवर्ड तो वैसे नहीं जाना और +4 वैसे भी नहीं रहना, सिर्फ यही हमारे पास पाए जा सकते हैं। ठीक, बाकी नहीं पाए जा सकते क्योंकि बाकी सब में वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जो एक्स्ट्रा स्पीशीज उसको बाहर निकाल देगा, इसलिए वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली यू कैन से कि TlCl3 is not known। अब Tl जो है थैलियम कौन सी फैमिली में? बोरोन फैमिली में। और सबसे नीचे बोरोन फैमिली में सबसे नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए? +1। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम इज स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो TlCl3 work as strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने तो क्लोरीन को भी नहीं छोड़ा, इसने तो क्लोरीन से भी इलेक्ट्रॉन ले लिए यार, है ना। लेड नहीं ले पाया, इससे भी ले लेता है। इस केस में, थैलियम के केस में सिर्फ TlF3 पाया जाता है बच्चों, TlF3 पाया जाता है, या फिर Tl2O3 पाया जाता है। यानी सिर्फ फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ ये शो करता है +3, बाकी किसी के साथ शो नहीं करता है बेटा। हालांकि बुक्स में तुम एक चीज पाओगे, TlI3, है ना, पर याद रखना इसमें इसके ऊपर +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये पॉलीहलाइड आयन होता है, ये आगे जाके पता चलेगा। दिस एक्चुअली इज Tl1 पॉजिटिव एंड I3 नेगेटिव। ठीक, तो ये ऐसा मत सोच लेना कि TlI3 बना तो यहां +3 है, इस केस में नहीं है। ये पॉली आयोडाइड आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉली आयोडाइड आयन। ठीक, तो इसमें Tl1 पॉजिटिव रहता है बच्चों, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे नहीं होती। +3 सिर्फ फ्लोराइड के साथ होगी इसकी, यहां +3 ऑक्साइड के साथ होगी इसकी, और किसी के साथ +3 थैलियम नहीं शो करेगा। ड्यू टू इट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट इट बिहेव्स लाइक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली नाइट्रोजन फैमिली को ध्यान में रखो। नाइट्रोजन फैमिली में क्या है? न्यूज पेपर, आज सब बिकेगा। सबसे नीचे वाला एलिमेंट बोलो, बिस्मथ। और नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रोवैलेंसी होनी चाहिए 5, क्योंकि वैलेंस शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है? 5। और अगर s के इलेक्ट्रॉन नहीं दिए तो क्या होंगी? 3। तो इसी तरह से क्वेश्चन ये भी बनेगा कि BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। अब बोलो इसका रीजन दे सकते हो? BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका रीजन दे सकते हो कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है? +5, जबकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कैसा होना चाहिए? +3। तो इट ऑल्सो इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it changes into BiCl3 and Cl2. It does not exist again. तो अपने अपने ग्रुप का जो सबसे नीचे वाला मेंबर है ना, उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होने की वजह से अगर कभी उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लें तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही वर्क करता है और वो इलेक्ट्रॉन ले लिया करता है। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर? कोई डाउट? हाँ जी बेटा। सर हम इसमें ये रीजनिंग नहीं दे सकते कि वो मतलब इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द ओनली थिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ओनली अट्रैक्टिंग द शेयर पेयर, इट इज नॉट गिविंग और टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रीजन नहीं दे सकते आप। क्लियर? हाँ जी बेटा। नहीं बेटा, ज्यादा ही हो रहा है, ये तो क्लोरीन को भी नहीं छोड़ रहा। इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा कम होने का कोई मतलब नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होना ये मतलब है। नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसमें ज्यादा कम नहीं। पार्टिसिपेट किए नहीं तो मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, पार्टिसिपेट किए तो नहीं हुआ, तो क्या ज्यादा और क्या कम? क्या ऐसा होगा कि थोड़ा थोड़ा दे दिए थोड़ा थोड़ा नहीं दिए? ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो देंगे या तो नहीं देंगे।
वो कोई बात नहीं है बेटा, वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटीज होती कई कई जगहों पे होती है। ठीक, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को है ना आगे। अभी ऑक्सीडाइजिंग पावर किस किस बात पर डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजें सीखने को है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इनर्ट परफेक्ट इसमें ज्यादा होगा, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, वो श्योर है। ठीक, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखोगे, आप बोलोगे जी लेड में ज्यादा होता है, टिन थैलियम में कम होता है, वो गलत बात है। उसमें भी होगा, लेड में भी होगा, बिस्मथ में भी होगा। ठीक, ऐसे नहीं होगा कि थोड़ा थोड़ा होगा, सभी में होगा। ठीक, हाँ ये है ऊपर से नीचे जाते हुए इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर बेटा? हाँ जी बच्चे। हाँ जी, ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है क्या? तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज कर ही देगा। O2 में +4 ही स्टेट है मेरे दोस्त। तो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो सकती है, +2 हो सकती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होती है? +2। तो +4 सिर्फ कहां पे होगी? जहां ज्यादा विड्रॉइंग एलिमेंट्स, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेंगे, वहां +4 होगी। नहीं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कौन सी होगी? +2। यही तो समझाया यार, इतनी देर से कर क्या रहा हूं। क्लियर? अब अगर मान लो कल को मैं ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कंपटीशन में दे देता हूं, पेपर में बोलता हूं अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मान लो बोला अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और क्वेश्चन दे दिया CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4, PbCl4, मान लो ये दे दिया। अब मुझे बोला स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। हम ये अच्छे से जानते हैं डाउनवर्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। हायर वैलेंसी की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो स्टेबिलिटी हायर वैलेंसी की कहां होगी? ऊपर। कार्बन में नहीं था ना इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या लगेगा? ये लगेगा कि नहीं? बोलो ये लगेगा कि नहीं? इसलिए हम लिख सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और यू कैन से इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक, इलेक्ट्रोवैलेंसी is more stable in lighter members of the group. लाइटर मेंबर यानी ऊपर ऊपर वाले, समझ में आया? ठीक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल इन लाइटर members of a group. लाइटर मेंबर समझ गए ना, यानी अपवर्ड्स। और डाउनवर्ड जाते कौन ज्यादा स्टेबल होगा? लोअर वाला। मान लो यही क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे दे देता, बोलता अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ GeCl2, SnCl2, PbCl2। अभी बोलो कौन ज्यादा स्टेबल होता है? नीचे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो अब ऑर्डर ये रहता कि नहीं रहता भाई? तो हमें पता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप। नीचे जाते लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, और ऊपर रहते हुए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। बोलो समझ में आया? ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन देगा, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। तो नीचे लोअर स्टेबल है, ऊपर हायर स्टेबल है। तो अगर हायर का ऑर्डर पूछा हो तो ऊपर से नीचे तक क्या करेगा? डिक्रीज। लोअर का पूछा हो तो नीचे से नीचे वाले का ज्यादा, ऊपर वाले का कम। जैसे इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, बोला अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। और हमें दे दिया CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4 एंड PbCl4। ठीक है जी।
अब इसमें पूछ लिया भाई हमारे को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। कौन लेगा? जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा कहां होगा? नीचे वाले में होगा। इसलिए इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? अरे बोलो, समझ में आती है बात? क्लियर होता है कि नहीं होता है? यानी नीचे जाते हुए अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, यानी हायर इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी ना, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नीचे जाते हुए हायर अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, क्लियर? ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे ऐसे पूछ लेता कि PbF4, PbCl4, PbBr4 और इसमें कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? अब ये तो सारे लेड के हैं, पर आयोडीन से इलेक्ट्रॉन आसानी से लिए जा सकते कि नहीं? है ना, जिस पे जोर चलता है उसी पे चलाते हो ना। तो इस पे तो चल सकता है, पर इस पे चल सकता है क्या? फ्लोरीन तो जूती की नोक पे रखेगा ना इसको, ऐसी की तैसी तरीके से लेगा तुम्हें से इलेक्ट्रॉन, है ना भाई? तो ये नहीं लेगा भाई, बेचारा गरीब आदमी पिटा रहेगा। तो यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा? PbI4। फिर कौन? PbBr4। फिर कौन? इसीलिए तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो, समझ में आती है बात? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, डाउन टू द ग्रुप कैसे होता है, उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, बोलो समझ में आया? बेटा ये +1 में ही नहीं, +2 में भी और कंपटीशन में भी तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनऑर्गेनिक की इनर्ट पेयर इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये ध्यान से समझ लो, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में s इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट ना करना, s इलेक्ट्रॉन्स का इनर्ट पेयर बन जाना, उसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेनिट्रेंट होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस उनको ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, इस वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। और डाउन टू द ग्रुप क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि डाउन टू द ग्रुप उसके अंदर बहुत सारे D एंड F ऑर्बिटल आ जाते हैं, जिनकी स्क्रीनिंग पावर क्या होती है? पुअर। पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ज्यादा। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच जाते, कौन से? S वाले। एक तो पहले ही ज्यादा पेनिट्रेंट, ऊपर से उस पर न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा, तो स्ट्रांगली खिंच जाते, इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करते, इसलिए डाउन टू द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट हमेशा बढ़ जाता है। और इसीलिए डाउन द ग्रुप stability of higher oxidation state decreases and down the group stability of lower oxidation state increases. इसीलिए oxidizing power of higher oxidation state increases down the group. बोलो क्लियर? पानी की तरह क्लियर हो गया ये सारा पैटर्न? हर चीज क्लियर है यहां पर? यस सच है। नहीं बेटा, कुछ नहीं बोल सकते। रेडियो एक्टिविटी इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। रेडियो एक्टिविटी बेटा न्यूक्लियस का फिनोमिना है। रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहा है, बाहर के इलेक्ट्रॉन नहीं। बेटा रेडियो एक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, उसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकलती। कहां से निकलती? न्यूक्लियस के अंदर से। वो न्यूक्लियर फिनोमिना है, तो रेडियो एक्टिविटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। ठीक, हे भगवान, ये एसी चला रहे हो? हीटर? ओके, सो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, ईच एंड एवरीथिंग इज डन नाउ। तो आयनिक बॉन्ड वाला फ्यूल पूरा का पूरा अब तुम्हारे पास करना है। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा, क्लास में डिस्कस करूंगा। देखो बेटा, प्रॉब्लम चाहे 50 हो, मैं सारी लेने को तैयार हूं, लेकिन करके आओ। ये कह देने से नहीं होता मेरे से नहीं हो रहा, तो फिर क्यों बैठे हो? ये नहीं होगा। या तो मैं खुद तुम्हें ना बताता हूं तब तो बात है, या मैं तुम्हारे डाउट्स लेने से मना करता हूं तो भी बात है। कई बच्चे मेरे को आफ्टर द क्लास रोक के रखते कि नहीं? कभी उनको मना किया क्या? नेवर एवर। है ना, क्लास में डाउट्स लो, क्लास के बाहर डाउट्स लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
हाँ, जो चीज डाउट इस समय तुम्हारे काम का नहीं होगा, जिसमें बहुत सारी चीजें सीखने को होगी, वो बोल देता हूँ बेटा अभी बहुत कुछ आएगा, यू विल लर्न इट लेटर। ठीक, क्योंकि मिस्ट्री इज डेवलपमेंट, धीरे धीरे सब चीजें समझ, अभी तक तो आज तक तो ये सब चीजें देखी नहीं ना, दिस इज फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग समथिंग न्यू। और केमिस्ट्री बहुत लंबा प्रोसेस है बेटा, ये फिजिक्स नहीं है ना जिसमें क्या होता है कि एक चैप्टर दूसरे से जुदा है। आपने पहले यूनिट डायमेंशन पढ़ा, वो एक अलग चैप्टर था। आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, उसका आगे वाले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आगे वाले चैप्टर उस पर डिपेंड जरूर करेंगे। सो एक वो स्ट्रेटेजिकली प्लान है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, बहुत सारी चीजें आगे समझ में आती हैं, फिर धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाता है। बट एनी हाउ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको यही इसी लेवल पे सब कुछ समझ में आता रहे जो मैं करवाऊं। लेटर ऑन जो भी आएगा वो बताते चले जाएंगे। तो बेटा आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब आयनिक बॉन्ड के बाद अगली बात, अगली तरह का बॉन्ड कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरह का होता है, और कैसे कैसे उसको देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो बच्चा लोग, सबसे पहली बात हमारे पास आएगी कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये किसने दिया। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जो था वो लुईस एंड लैंगमेयर, लुईस एंड लैंगमेयर इनका दिया हुआ कंसेप्ट है। ठीक, लुईस तो बेटा आयनिक बॉन्ड में भी था, कॉसल एंड लुईस ने दिया था ना आयनिक बॉन्ड। लुईस यहां पे भी है, तो मेन बंदा कौन रहा होगा इसमें, लैंगमेयर। तो इसको कई बार लैंगमेयर फोर्सेस का नाम दे देते हैं। ठीक, अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के वजह से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब क्यों शेयर करना पड़ता है, देखो बेटा अगर एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ठीक है देने लेने वाले हैं तो आराम से आयनिक बॉन्ड बन जाता है। पर अगर दोनों ही नॉन मेटल हो तो कौन किसको देगा भाई, दोनों ही भीखमंगे। ठीक, तो ऐसे केस में यानी कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, दो नॉन मेटल्स के बीच में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, दो नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे H और Cl, बेटा H भी क्या था, नॉन मेटल, और Cl भी क्या था, नॉन मेटल। इसी तरह से H और F, ठीक, ऐसे हमारे पास नॉन मेटल में बनता है। सर हमारी बुक में लिखा था LiCl भी कोवेलेंट होता है। बेटा देखो LiCl यानी कि लिथियम क्लोराइड, उसमें लिथियम मेटल है और क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल। बेटे उसमें आयनिक बॉन्ड ही होता है, बॉन्ड आयनिक होता है, लेकिन उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है उसका, इसलिए वो बिहेव करता है कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरह। ऐसा नहीं है कि वो कोवेलेंट कंपाउंड है, इट बिहेव्स लाइक कोवेलेंट कंपाउंड। मैंने एक बार पहले बोला एक लड़का ऐसा जिसमें लड़कियों वाले गुण है ना, वो चलता है तो यूं यूं, है ना, पर क्या तुम उसको लड़की बोल दोगे, नहीं बोलोगे लड़का है बट इसमें लड़कियों वाले कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, एक टॉम बॉय गर्ल है ना जी। आप बोलोगे है तो लड़की है बट लड़कों वाले गुण ज्यादा है, तो ऐसा थोड़ी कि लड़की से लड़का बन गया। उसी तरह से आयनिक बॉन्ड जो है, मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कैरेक्टर दो अलग चीजें हैं। आप ये कभी मत बोलिएगा कि LiCl में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नहीं होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, बट उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों होता है वो आगे पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक। बट इसका मतलब मेटल और नॉन मेटल में हमेशा कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड, और दो नॉन मेटल्स में क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो क्लियर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं। ये तीन तरह के कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से हैं, ठीक। सबसे पहली तरह का जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो तब बनता है बिटवीन सेम एलिमेंट्स, बिटवीन
सेम एलिमेंट्स, अगर सेम ही एलिमेंट होंगे यानी सेम ही नॉन मेटल होंगे तो उसमें क्या होगा, नॉन पोलर। जैसे H और H में, जैसे Cl और Cl में, जैसे O और O में, जैसे N और N में। अब इसमें क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कौन किसको देगा कौन किसको लेगा, कुछ नहीं होगा। तो इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं आएंगे, ना पार्शियल ना कंप्लीट, ठीक। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है, जहां चार्जेस होते हैं। बोलो पहली बात समझ में आई। दूसरी बात हमारे पास हो गया जिसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी बात हो गई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। नो, जब हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं, अगर डिफरेंट नॉन मेटल्स आपस में ज्वाइन करें, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन करें तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक। डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट नॉन मेटल, वो तो पता ही है कि नॉन मेटल्स में होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट, फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे मान लो एक H है और एक Cl है, एक H और एक Cl है, ठीक। अभी डिफरेंट एलिमेंट है, हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, पता है कि नहीं। तो अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। तो इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इसके ऊपर पार्शियल सा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल सा क्या आ गया, क्या यहां पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तो क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आई बेटा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जब डिफरेंट एलिमेंट्स में। एक और बात कान खोल के सुने बेटा, पोलर कंपाउंड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दो अलग चीजें हैं। पोलर कंपाउंड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दो अलग चीजें हैं। अ मॉलिक्यूल मे हैव पोलर बॉन्ड्स येट मॉलिक्यूल कैन बी नॉन पोलर। एक मॉलिक्यूल के अंदर पोलर बॉन्ड हो सकते हैं बट ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, उनकी पोलैरिटीज आपस में कैंसिल कर रही हूं। तो नेट में मॉलिक्यूल क्या कैसा हो गया, नॉन पोलर। जैसे एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें ताकि तुम्हें इसमें ना कंफ्यूजन ना रहे। मान लो मेरे पास C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बेटे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बेटे ये वाला बॉन्ड पोलर है कि नहीं है, इज दिस अ पोलर बॉन्ड, दिस इज अ पोलर बॉन्ड। इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साइड मैंने क्या लगा दिया, हेड, है ना। यानी इधर नेगेटिव होगा और इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं। सिमिलरली ये भी इधर होगा, है ना जी, इसके ऊपर भी क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर। ये जो डेल्टा, ये जो लगाता है ना सर डंडा से, ये गोला जैसा, ये क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा मतलब पार्शियल, ये पार्शियल चार्जेस। अब क्या हुआ, इसमें ये भी बॉन्ड पोलर, ये भी बॉन्ड पोलर, लेकिन इस बॉन्ड की पोलैरिटी इस बॉन्ड की पोलैरिटी को क्या कर रही है, कैंसिल। ये इधर खींच रहा था इधर खींच रहा था, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। मॉलिक्यूल एज द होल कैसा हो गया, नॉन पोलर। बॉन्ड कैसे थे, पोलर, पर मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। तो बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक अलग बात है, पोलर मॉलिक्यूल एक अलग बात है। तो मॉलिक्यूल को यहां दिमाग में नहीं लाने का, यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, पोलर बॉन्ड को पढ़ रहे हैं। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है अगर डिफरेंट एलिमेंट्स में कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे किसी भी तरह के, उसमें हमेशा ही क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। सेम में कैसा होता है, नॉन पोलर, और डिफरेंट में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो क्लियर। और तीसरी तरह का जो हमारे पास बॉन्ड हुआ करता था बेटा जी, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये तीसरी तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा करते हैं। बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, देख कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते कि नहीं। जैसे HCl है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। शेयर दोनों कर रहे हैं।
वो बात अलग है, क्लोरीन ने अपनी तरफ ज्यादा खींच लिए है, पर शेयर तो दोनों कर रहे हैं, है ना बेटा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दोनों एलिमेंट के शेयर होते हैं, तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन इफ शेयर्ड पेयर कम्स फ्रॉम वन एलिमेंट ओनली, इफ शेयर्ड पेयर कम्स फ्रॉम वन एलिमेंट ओनली, देन इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्या? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड व्हेन shared pair comes from one element only। जब शेयर्ड पेयर एक ही एलिमेंट से आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जैसे ध्यान से इधर देखना, देखो बेटा, आराम आराम से। एक पता क्या होता है, तुम्हारे दिमाग के घोड़े आगे चलते हैं तो तुम हमेशा कंफ्यूजन में मरे रहते हो, है ना। अभी मैंने जो चीज बताई नहीं होती, तुम्हारा दिमाग वो सोच रहा होता है, और अल्टीमेटली लास्ट में बोलो वो सारी चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं। जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में चल रहे होते हैं, आंसर्ड होते कि नहीं होते हैं, बट तुम जल्दी सोचते हो। आराम से सोचो, कोई तसल्ली से। तो हमारे पास क्या है? व्हेन शेयर्ड पेयर कम्स फ्रॉम वन एलिमेंट ओनली। जैसे मान लो मेरे पास है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 5। तो भैया ये नाइट्रोजन था, 1 2 3 4 5। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं? 3। तो भैया एक कोवलेंट बॉन्ड यहां रह गया, एक कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन से यहां रह गया, एक कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन से यहां रह गया। ये जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए, इनको हमने बोल देना है बॉन्ड पेयर्स। क्या बोल देना है? बॉन्ड पेयर्स। दीज आर कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर्स। ये जो 3 है ये बॉन्ड पेयर है। और ये जो हमारे पास था, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको हम बोलेंगे लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर। किसी भी स्पीशीज का वो पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? लोन पेयर। बोलो, समझ में आया? तो ये लोन पेयर था। तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर था और 3 बॉन्ड पेयर थे। अब इसके पास आ गया H पॉजिटिव, भूखा नंगा, बेचारा भूखा नंगा ही है। एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी कोई छीन के ले गया, है ना, कुछ भी नहीं बचा बेचारे के पास। अमोनिया के आसपास आकर के रो रहा है, भैया मेरे सारे इलेक्ट्रॉन को छीन के ले गया, एक ही था बेचारा, वो भी कोई ले गया, मेरी हेल्प करो। अमोनिया ने बोला, घबराता क्यों है, हम है तो क्या गम है ना भाई। तो कहता है ऐसा कर, मेरे पेयर को शेयर कर ले। तो अमोनिया का ये पेयर जो है वो हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया। अब शेयर तो दोनों में हो गया, H पॉजिटिव में भी और अमोनिया में भी। पर क्या शेयर्ड पेयर हाइड्रोजन में कोई पार्टिसिपेशन था इसका? हाइड्रोजन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं। शेयर्ड पेयर एक ही जगह से आ रहा है, शेयर्ड पेयर एक ही जगह से आ रहा है, तो इसको क्या बोला हमने? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे बना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जैसे एक और एग्जांपल लेते कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक, थोड़ा सा आगे लिख लूं? हाँ जी लिख लो भाई। अरे रुक जा, घबरा नहीं। कहाँ है वो लोन पेयर? यूज हो गया इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। अब काहे का लोन पेयर? लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से पहले था। चलो जी आगे। तो मैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को तुम्हें बताने जा रहा हूं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। प्यारे बच्चों, फिर से हमारे पास अमोनिया आ गया। अब आपको पता है अमोनिया में 3 H और एक लोन पेयर होता है कि नहीं होता है? दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, अमोनिया के पास लोन पेयर होता है। और एक था BF3। BF3 बेटा, BF3 में क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास अमोनिया तो है, ये इधर ध्यान देते रहना यार, ठीक, और BF3 है ये। तो बोलो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना? उसमें से 3 बॉन्ड पेयर और एक
लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर, एक बिटिया 3 लोन पेयर कौन से, एन से एच वाले, और लोन पेयर ये जो आपको 2 गोले गोले नजर आ रहे हैं। और अगर मैं बोरोन की बात करूं, बोरोन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। क्या बेटे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है ना। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोवैलेंट। क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट, ये हाइपोवैलेंट है। ठीक, तो ये आया अमोनिया के बाद, भाई थोड़ी मंदी चली हुई है ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, थोड़ी मदद कर दो, हम भी थोड़े स्टेबल हो जाएं आपकी तरह। बोलता डरता क्यों है भाई, शेयर कर ले। अब शेयर तो किया किसने? इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को, पर वो इलेक्ट्रॉन पेयर थे किसके? नाइट्रोजन के। तो शेयर्ड पेयर एक ही जगह से आया कि नहीं? अब मालिक ये भी बन बैठा कि चलो भाई ठीक है, शेयर कर रहे हैं अपन लोग। तो यानी कि शेयर तो 2 चीजें कर रही हैं, बट शेयर पेयर आ कहां से रहा है? एक ही जगह से आ रहा है। तो ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा करते हैं। ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम 1 एटम ओनली, उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन दिए जाते तो कई बार इसको प्यार से डेटिव बॉन्ड का नाम दिया जाता है। डेटिव बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन शेयर्ड पेयर कम्स फ्रॉम 1 एलिमेंट ओनली। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि फलां स्पीशीज में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं है? देखो बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक बात तो क्लियर है, कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आप पूछे कि क्या कंडीशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, भाई वो बात तो क्लियर है। कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं बनना है तो क्या कंडीशन है? देखो बेटे, कंडीशन ये है कि हमारे पास 1 स्पीशीज पे एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होना चाहिए। देना तो लोन पेयर ही है ना भाई, शेयर तो लोन पेयर ही करना है। अरे बॉन्ड पेयर थोड़ी शेयर हो जाएगा, जो ऑलरेडी शेयर्ड है वो कैसे शेयर कर लेगा कोई? जो खाली पड़ा वही होगा ना यार। तो 1 स्पीशीज मस्ट हैव लोन पेयर। बेटा एक स्पीशीज में लोन पेयर होना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात, अब भैया कोई दूसरी स्पीशीज को ऑक्टेट कंप्लीट है तब क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड? भाई दूसरी स्पीशीज को अगर जरूरत होगी तभी तो बॉन्ड बनाएगा, जरूरत ही नहीं तो क्यों बनाएगा, है ना जी। मान लो अमोनिया है और दूसरी साइड आपके पास PCl5 है। अब भैया PCl5 के पास ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन है, वो क्यों चाहेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। PCl3 है, उसके पास भी 8 है, वो क्यों चाहेगा इलेक्ट्रॉन? कोई एक चीज हाइपोवैलेंट होनी चाहिए ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब 1 स्पीशीज मस्ट हैव 1 लोन पेयर एंड अदर स्पीशीज मस्ट बी हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम होने चाहिए। तो एक बात दिमाग में बिठा लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट सिर्फ तब तक था जब तक ऑक्टेट रूल चलता था। आज तो हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की औकात ही नहीं मानते, आज तो मानते ही नहीं है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बट पुरानी कथा है तो सुनानी पड़ती है भाई, है ना। तो बताना पड़ता है कि हाँ इसमें होता था कभी किसी समय में, आज हम नहीं मानते, ठीक है। बट डेफिनेटली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कभी दिया गया था। अब हमें कैसे पता चलेगा कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस स्पीशीज में? ये तो क्लियर हो गया। अगर आपको देखना है किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो एक स्पीशीज पे क्या होना चाहिए? लोन पेयर। और दूसरी स्पीशीज कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि हाइपोवैलेंट। तो हमें समझ में आता है कि इसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? सारे बच्चे पेन छोड़ दो और सारा ध्यान इधर लगाना, बिल्कुल आराम से सुनना और फिर नोट करना। टाइम ले लेना नोट करने के लिए, बट बीच में लिखना नहीं। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है सल्फेट, मुझे यह बताना है कि क्या सल्फेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और दूसरी बात यह बतानी है कि क्या सल्फर के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कितने हैं, अगर है तो कितने हैं। अब इसमें आपके पास 2 नेगेटिव चार्ज है ना जी।
ये नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, क्या सल्फर पे होगा क्या ऑक्सीजन पे होगा? बेटा नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होता है। यानी अगर इस स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज होता तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होता? सल्फर, तो सल्फर पे होता। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। यानी जो 2 नेगेटिव है ना, ये ऑक्सीजन पे है, ये श्योर है। अब बात ये है कि ये 2 नेगेटिव का एक ऑक्सीजन पे कि दोनों पे है? ये 2 पे बटा हुआ है कि 1 पे है? देखो बेटा, ऑक्सीजन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2। तो अगर कोई ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो बॉन्ड क्यों बनाएगा? तो बॉन्ड क्यों बनाएगा? बॉन्ड तो तभी बनाएगा अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी कब की है? जब हमारे पास ऑक्टेट रूल हुआ करता था, तो ऑक्टेट से आगे नहीं जाएंगे अपन लोग। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 2 नेगेटिव है वो किसी एक ऑक्सीजन पे नहीं हो सकता। किसी एक ऑक्सीजन पे होता तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके होते और वो बॉन्ड नहीं बनाता। ये डेफिनेटली 2 ऑक्सीजन पे बटा हुआ है। इसका मतलब इन 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन नॉर्मल हैं और 2 ऑक्सीजन कैसे हैं? 1 नेगेटिव है। 4 में से 2 1 नेगेटिव और 2 नॉर्मल ऑक्सीजन। बोलो क्लियर? ये बात समझ में आती है? अब बेटा लोग, अब हम बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते बच्चों? सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके डन। अब यहां पे एक ऑक्सीजन यहां लिख देता हूं, एक यहां लिख देता हूं, एक यहां लिख देता हूं, एक यहां लिख देता हूं। 4 ऑक्सीजन थे ना भाई? 4 में से 2 कैसे थे? नेगेटिव वाले, नेगेटिव नेगेटिव, और 2 नॉर्मल वाले। बेटा जो नॉर्मल वाले ऑक्सीजन होंगे उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अरे लड्डू, नॉर्मल ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। कितने होंगे? 6। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 होंगे कि नहीं? यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 होंगे कि नहीं? और अगर मैं लिखता हूं ऑक्सीजन 1 नेगेटिव, उसका मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 6 से 1 ज्यादा हो गया, कितने हो गए? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7। बोलो बना दिए? अब इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ना, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो इसने 2 शेयर कर लिए जी। अब क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ऐसे ये भी क्या करेगा? 2 बनाएगा। क्या ये 2 बनाएगा? इसका 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 ही चाहिए, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? ये 1 बनाएगा और ये 1 बनाएगा। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं? बोलो क्लियर? पर एक बात बताओ, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस चक्कर में? सल्फर के वैलेंस शेल में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। ऑक्टेट से कितने पेयर्स ज्यादा हो गए? 2 पेयर्स ज्यादा। 4 इलेक्ट्रॉन को पेयर्स में बांटोगे तो 2 पेयर ज्यादा। जितने ऑक्टेट से पेयर ज्यादा होंगे ना, जितने ऑक्टेट से पेयर ज्यादा होंगे, उतने डबल बॉन्ड्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चेंज करना होता है। जितने ऑक्टेट से पेयर ज्यादा होंगे, उतने डबल बॉन्ड्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चेंज करना होता है। यहां पे कितने पेयर ज्यादा है? 2। तो कितने पेयर्स को मैं चेंज करूंगा? 2 को। किसको? डबल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को नहीं। किसको चेंज करूंगा? तो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ होगा। ये एक डबल बॉन्ड को आपने किसमें चेंज किया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ये दूसरे डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, और बाकी तो अपने पास था ही। नाउ सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट, ठीक, ऑक्सीजन के ऑक्टेट भी कंप्लीट, मजेदार सब कुछ टन। तो हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वर देयर इन सल्फेट? देयर वर 2। बात समझ में आई? मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, ऐसा ना हो भी अधूरा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए।
मान लो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, और सारे बच्चे यहां ध्यान देना बेटा जी, प्लीज इधर ध्यान देंगे। मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है NO31 नेगेटिव, NO31 नेगेटिव। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, लिखेगा कोई नहीं। अब एक बात बताओ, इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन पे होना चाहिए कि ऑक्सीजन पे होना चाहिए? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होना चाहिए। एक ही है तो एक ही ऑक्सीजन पे होगा। तो इसका मतलब इसमें से दो ऑक्सीजन कैसे हैं? नॉर्मल। और एक ऑक्सीजन कैसा है? नेगेटिव। क्लियर है ये बात? अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5, कितने ऑक्सीजन जुड़े दोस्तों इसमें? अपने पास 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, ठीक है जी। और 2 कैसे हैं? नॉर्मल, ठीक। और एक कैसा है? नेगेटिव। ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये नेगेटिव है। जो भी नॉर्मल ऑक्सीजन होते हैं वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसने भी डबल बॉन्ड बनाया होगा और इसने भी डबल बॉन्ड बनाया होगा। और जो नेगेटिव वाला ऑक्सीजन होता है वो कितने शेयर करता है? 1। तो इसने एक ही शेयर किया होगा। ये नाइट्रेट का स्ट्रक्चर होता होगा, है ना जी। पर इसके हिसाब से नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। ऑक्टेट से कितने पेयर ज्यादा? एक पेयर। तो कितने पाई बॉन्ड को मैं कोऑर्डिनेट में चेंज करूं? एक को ही करूंगा चेंज, एक रह जाएगा। तो क्या इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसा बनाऊंगा? N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्योंकि एक ही पेयर ज्यादा था। तो एक डबल बॉन्ड को अपन ने किस में चेंज किया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। समझ में आ रही मेरी बात? एक डबल बॉन्ड को किस में चेंज किया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। बोलो क्लियर? तो बेटे ऐसे करके हम देखते होते हैं कि हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है, मुश्किल कोई कंसेप्ट नहीं है। सिंपल कंसेप्ट ये है कि आपने पहले अपना स्ट्रक्चर बना लेना है, जो भी शेयरिंग होती है कर लेनी है। फिर सेंट्रल एटम के आसपास ये देखना है कि उसके ऑक्टेट से कितने पेयर ज्यादा है। जितने पेयर ज्यादा है आपने उतने क्या करने हैं? डबल बॉन्ड्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चेंज करना है, ठीक। उतने ही, उससे ज्यादा नहीं। जैसे इसमें 2 पेयर ज्यादा थे तो मैंने दोनों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चेंज किया। यहां एक ही पेयर ज्यादा था, एक को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चेंज किया, दूसरे को नहीं। डबल बॉन्ड को चेंज करते हैं, किसी और को नहीं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक और करेंगे अपन एग्जाम्पल, 2 और एग्जाम्पल करेंगे। रुक जा यार, ठीक, रुक जा, ठीक। मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल और है। एक तो है मेरे पास NH4 1 पॉजिटिव, ठीक। NH4 1 पॉजिटिव तो कर लिया ना अपन ने, दोबारा देखना है ना। और इसी तरह से एक एग्जाम्पल मेरे पास PCl5। मुझे देखना है कि क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, और अगर होंगे तो कितने होंगे। अब यहां पहले इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। या चलो पहले इसकी कर लेते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? हाइड्रोजन पे, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे। समझते हो बात? तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए। तो इसमें से 3 हाइड्रोजन कैसे होंगे? नॉर्मल। और एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव हु का नंगा, इसके पास कुछ नहीं है। तो श्योर है अगर ये जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। बेचारे के पास है तो है कुछ नहीं, है ना। अब बात करते हैं जी, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 नॉर्मल हाइड्रोजन है भैया, और एक H पॉजिटिव है। हाइड्रोजन को क्या कंप्लीट करना होता है? ड्यूप्लेट। हाइड्रोजन को ऑक्टेट थोड़ी कंप्लीट करना है, क्या करना है? ड्यूप्लेट। हाइड्रोजन के इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। तो भैया ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट और हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट भी कंप्लीट। पर ये हाइड्रोजन बेचारा कहां से लाए बेचारा इलेक्ट्रॉन? भूखा नंगा, है ना। तो यहां लोन पेयर है ना, तो यहां पे लोन पेयर ही दे दो भैया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, है ना जी। इससे पता चला कि इसके अंदर भी क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। हमें पता चल गया इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। और कितने हैं? 1 है।
क्लियर। अब आ जाते हैं इधर, इधर बात करें PCl5, तो बोलो भैया फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं है, है नहीं ना। अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो हमारे पास 5 क्लोरीन लगने हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 7। तो एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये 5 है। और हर क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए? 1। तो कितने कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 1 1 1 1। अब फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। कितने पेयर ज्यादा? 1। पर क्या कहीं पाई बॉन्ड है? मतलब क्या कहीं डबल बॉन्ड है? तो चेंज किसको करें? चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ डबल बॉन्ड को चेंज कर सकते थे, सिंगल बॉन्ड को कर नहीं सकते थे। सो देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं था। कहीं डबल बॉन्ड होता तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते दोस्तों, है ना। क्योंकि हम चेंज किसको कर सकते हैं? डबल बॉन्ड को। हम सिंगल बॉन्ड को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर यहां पे सुपर ऑक्टेट यानी ऑक्टेट से ज्यादा भी है, हमारी बला से हमारे पास चेंज करने के लिए है ही कुछ नहीं। समझ में आई बात? अगर चेंज करेंगे तो किसको करेंगे? डबल बॉन्ड को। तो जिस स्पीशीज में सेंट्रल एटम में ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और जितने ऑक्टेट से पेयर ज्यादा होंगे उतने डबल बॉन्ड्स को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। सिर्फ डबल बॉन्ड्स को, सिंगल बॉन्ड को नहीं करोगे। और पॉजिटिव स्पीशीज में लोन पेयर को कन्वर्ट कर दोगे। पॉजिटिव में एक तो भूखा नंगा होएगा ही, जिसके पास है कुछ नहीं बेचारे के पास, तो वो दूसरे के लोन पेयर का ही तो इंतजार करेगा, है ना भाई। जहां पे तो चलो नेगेटिव नेगेटिव है वहां तो हमारे पास डबल बॉन्ड भी बनते हैं, हम डबल बॉन्ड को चेंज कर लेते हैं। पर जहां पॉजिटिव होता है वहां डबल बॉन्ड नहीं बनता, वहां उल्टा क्या होता है? हमारे पास लोन पेयर होता है दूसरे के पास। बोलो क्लियर। अब पूछ, क्या पूछना तेरे को इसमें? पीछे जो आपने नाइट्रोजन का ये चेंज करा क्या चेंज किया? कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें भाई? नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 10। कितने पेयर ज्यादा हो गए? तो एक डबल बॉन्ड को मैंने चेंज किया। मैंने क्या किया? मतलब सिर्फ इसकी जगह एक एक लिखा, चेंज क्या किया? मैं एक जगह एक लिख दिया बस। ठीक। अरे कुछ नहीं यार, इसको इसकी जगह लिख दिया बस, खत्म। ठीक। इसमें चेंज क्या? मैंने कोई जादू नहीं करना बेटा, मैंने डबल बॉन्ड की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख देना है बस। चेंज का मतलब ये नहीं कि उसको कुछ ऐसा कुछ करना है, उसका मतलब डबल बॉन्ड को हटा के उसकी जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख देना है। क्लियर? समझ में आया? हाँ जी बोलो जी, बोलो पहले आप। ऑक्सीजन पे वो आपने बताया था ना कि 2 पे लगेगा एक। हाँ जी बेटे देखो, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। अगर 2 ले लेगा तो वो शेयर नहीं करेगा, उसके बाद तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बॉन्ड क्यों बनाएगा? तो ऑक्सीजन पे मैक्सिममली 1 नेगेटिव ही हो सकता है अगर वो बॉन्ड बना रहा है। तो अगर 2 नेगेटिव है तो 2 ऑक्सीजन पे बटेगा, 3 नेगेटिव होगा तो 3 ऑक्सीजन पे बटेगा, 4 नेगेटिव होगा तो 4 ऑक्सीजन पे बटेगा। बोलो क्लियर? हाँ जी अच्छा बोलो। नहीं अनस्टेबल नहीं है, आज तो हमारे पास वो थ्योरी नहीं है ना ऑक्टेट, ये तो पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं ना अपन लोग। ठीक, आज तो वो थ्योरी नहीं है। आज तो बेटा ये बॉन्ड हम मानते ही नहीं ना। अभी आगे जाके एक चीज पढ़ाऊंगा, फॉर्मल चार्ज, जिसने इसको खत्म कर दिया कि ये नहीं होता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को खत्म करना फॉर्मल चार्ज की वजह से पता चला था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते, वो फॉर्मल चार्जेस होते हैं। वो आगे जाके पता चलेगा। आज तो सल्फेट को ऐसे लिखते हो, नाइट्रेट को ऐसे लिखते हो, ऐसे थोड़ी लिखते हो। पर ये तो ये है कि हमें ये देखना है कि किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, तो कैसे देखना है। हाँ जी जनाब। बिल्कुल करता है जी, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता है? तो क्या, तो न्यूक्लियस भी खत्म हो गया अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो। कपड़े उतारने के बाद एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? नहीं सिंपल लॉजिक दे रहा हूं यार, हंसने वाली बात नहीं। ऊपर से छिलका उतारा ना दोस्त, अंदर की चीज तो रही ना, है ना। हाँ जी जनाब। नहीं बेटा देखो ऐसा है, हर चीज की एक शुरुआत है और हर चीज का आगे आगे जा करके चेंज होते रहना है, ठीक है ना। बेसिक बात क्या है कि हम एक जगह से शुरू हुए थे हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक।
बहुत सारे लोग मेरे को कई बार बोलते केमिस्ट्री में क्या है, एक थ्योरी देते फिर बोलते गलत हो गई। अरे मेरे भाई, अगर हम नहीं बताएंगे कि हम यहां से चले थे और यहां पहुंचे, तो क्या होगा कि हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिस कर जाते हैं, बहुत सारी चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमें हर एक चीज पता होनी चाहिए, जिस वजह से कई जगहों पे वो यूज होता है। ठीक है बेटा। अब जैसे मान लो अमोनियम है, तो अमोनियम में तो आज भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अमोनियम में तो सुपर ऑक्टेट नहीं बना ना। अमोनियम मतलब क्या इसमें कोई सुपर ऑक्टेट बना? तो ये आज भी ऐसा है। अगर मान लो मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना पढ़ाऊं, तो क्या इसको एक्सप्लेन कर लोगे यार? समझ रहे हो मेरी बात? तो वो लड्डू लोग होते जो बोलते जी पुरानी थ्योरी ऐसी होगी वैसी हो गई। अरे हर चीज का एक लॉजिक है, जिसके वजह से साइंस चली है। केमिस्ट्री एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। ठीक। फिजिक्स इज अ फॉर्मर, पर बेटा फॉर्मर को कंसेप्ट की जरूरत होती है। समझ में आई? अगर कहीं केमिस्ट्री ना होती ना मेरे बच्चों, तो दुनिया में कुछ नहीं होता। ये जो तुम एसी वेसी सब कुछ देखते हो, ये जो सेमीकंडक्टर बनते हैं, सेमीकंडक्टर कहां से बनते अगर केमिस्ट्री ना होती तो? फिजिक्स थोड़ी बना लेती। लॉजिक चाहिए था पहले कि कैसे बनाएं, ठीक, फिर उसके ऊपर बना। तो केमिस्ट्री उस लॉजिक्स को एक्सप्लेन करती है और फिजिक्स उसके ऊपर काम करती है। साइंसेस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जैसे बायोलॉजी हमें समझाती है हमें जरूरत क्या क्या है, हमारी बॉडी में क्या क्या है, हमें किस किस चीज की जरूरत है, ये हमें बायोलॉजी समझाती है। मान लो बायोलॉजी को बोले बेकार सब्जेक्ट है क्या पढ़ना, अरे बड़ी जरूरी है, उसके बिना लाइफ क्या है यार? वाई शुड यू हैव एन एसी? क्या जरूरत है एसी की? क्योंकि हमारी बॉडी को गर्मी लग रही, तो बॉडी की गर्मी हटानी कैसे है, वो समझेगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री समझाएगी ऐसे, ऐसे हो सकता है कि हम हवा को तेज चलाएं, आसपास की हवा को डिस्प्लेस करें, तो ऐसे होगा। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री बताएगी किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, फिर फिजिक्स वाला उसके ऊपर बनाएगा उसको। समझ में आई? तो एक दूसरे से संबंधित साइंस है। और मैथ वाला उसको पूरी तरह से बनाया, कितनी कैलकुलेशन कितनी वो चाहिए। तो कोई साइंस जुदा नहीं और कोई साइंस छोटी या बड़ी नहीं है। कोई सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है बेटा। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लॉजिक। आप बोलो इकोनॉमिक्स बेकार सब्जेक्ट है, बेटा इकोनॉमिक्स बिना लाइफ ही नहीं है। अब बोलो आर्ट्स सोशियोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम पढ़ेंगे ही तब। हम एक लाइफ जी रहे हैं, तो क्यों जी रहे हैं? हम एक सोसाइटी में रहते हैं, उसके नॉर्म्स को मानते हैं। ठीक। क्या जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है क्या हमारी कंट्रीज में वैसा ही होता है? नहीं होता है। और जो हमारी कंट्री में होता है क्या वो वेस्टर्न कंट्री में होता है? नहीं होता है। क्योंकि उनके अलग नॉर्म्स हैं, हमारी अलग नॉर्म्स है। तो सोशियोलॉजी पढ़नी भी उतनी जरूरी है कि हम अपनी नॉर्म्स में चले। समझ में आई? हम वो चीजें नहीं कर सकते वो जो वो लोग कर सकते हैं, और जो लोग हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। तो एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। कोई सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, यहां बात हो रही थी कि यहां भी कौन सी थ्योरी है। तो थ्योरी बेटा हर एक थ्योरी आपके साथ शेयर हो रही है। ठीक। अभी तो तुम्हें मैं बता रहा हूं ना कि आप ये समझो, ये जितना बोर्ड है ना, इस बोर्ड पे अगर इतना डॉट लगा दो, इतनी मेरी नॉलेज है। इस पूरे बोर्ड पे इतना से डॉट लगा दिया, वो मेरी नॉलेज है। समझ में आई? तो तुम्हारी कितनी होगी? समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हें यहां तक पहुंचना और मेरे को इस बोर्ड तक पहुंचना है। आइंस्टाइन की नॉलेज इतनी होती होगी, या आइंस्टीन की नॉलेज है, पूरा बोर्ड खाली। समझ में आई बात? तो बेटा साइंसेस अनथक हैं। हर चीज में आप नई से नई चीज देखते हो ना बेटा। कभी हमारी गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल पे चला करती थी, आज हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल तक आ गए हैं यार। हमने डीजल भी चेंज किया, ठीक, डीजल भी लगा लिया, डीजल के बाद सीएनजी भी लगा दी, सीएनजी के बाद अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए हैं। हो सकता है फ्यूचर में सोलर व्हीकल आएंगे। ठीक है ना बच्चे? फिर उससे आगे चले जाओ, पता नहीं विंड से भी चलने वाले होंगे। यदि जैसे साइंस तरक्की करती जाएगी, वाटर से चलने वाले, ऐसे बड़ी सारी चीजें आएंगी। जैसे बेटा जापान में काम हो रहा है हाइड्रोजन इकोनॉमी पे। दे आर यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। जापान में हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। एक्चुअली हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए। ठीक। उसको टेम करना मुश्किल होता है, यानी कि उससे बहुत एनर्जी रिलीज होती है बच्चों।
है ना, तो वो एक्सप्लोजन होने के खतरे होते हैं। दुनिया का सबसे भयंकर बम है हाइड्रोजन बॉम्ब, फ्यूजन बॉम्ब जिसको बोलते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बना रहा है, एनर्जी बहुत सारी रिलीज हो रही है, जैसे सन के कोर में हो रही है। अब उसका मतलब ये थोड़ी कि आप बोलोगे सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के क्या हीलियम बन जाएगा। बेटा वो हीलियम की तरह का बनेगा, उसको बोलेंगे हीलियम बन गया। वो ये नहीं कि वो एलिमेंट चेंज हो गया है। समझ में आई, एलिमेंट की ट्रांसम्यूटेशन नहीं हुई। खैर चलो, बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकालना आया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया? कैसे देखते समझ में आया? यस सरमान जी बोलो। हाँ जी, ऑक्टेट रूल को लेकर के मानते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनाते हैं अगर हमारा ऑक्टेट वायलेट हो रहा हो। ऑक्टेट वायलेट नहीं होने देना है, इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। हाँ, वो फिर एक्सेप्शन हो गई ऑक्टेट की। जैसे यहां अप्लाई नहीं हो रहा तो ये ऑक्टेट की क्या हो गई, पूरी तरह एक्सेप्शन हो गई। हाँ, तो वो जरूरी नहीं है ना यार, अपने को तो सिर्फ ये देखना कहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कहां नहीं होगा। ठीक, ऑक्टेट रूल एक पुराना रूल है, वो खत्म हो गया है। बट ये कि हम ऑक्टेट को रूल को लेकर के ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया करते थे। ठीक है, हाँ जी जनाब। बिल्कुल फर्क है, सिंगलेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बहुत ज्यादा फर्क है। सिंगलेट बॉन्ड क्या होता है, जब शेयर्ड पेयर एक के होते हैं लेकिन शेयर एक करता है। इसमें शेयर तो दोनों ही कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, एक शेयर करता है एक शेयर नहीं करता। इसमें दोनों शेयर कर रहे हैं, नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन भी। पेयर एक से आ रहा है, उसमें पेयर दो से आते हैं, शेयर एक करता है। फ्लोरीन और सल्फर दोनों से आ रहा है, पर शेयर क्या कर रहा है, फ्लोरीन, सल्फर नहीं कर रहा है। वो सिंगलेट बॉन्ड हुआ। पेयर अलग अलग से आए, शेयर्ड एक ने किया, शेयर्ड एक ने किया। यहां पे पेयर एक से आए, शेयर्ड दो ने किया, बिल्कुल ऑपोजिट कहानी है। क्लियर? तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकालने के लिए आपको कुछ थोड़ी सी दे देते हैं ताकि आप भी घर पे थोड़ी प्रैक्टिस कर सके और निकाल सके। तो चलो थोड़ा सा HW लिख लो। HW क्या होता है? ठीक है, तो एक इसमें बताना कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अरे बस करो यार। एक इसमें बताना कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक इसमें बताना है कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है जी, एक इसमें बताना कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। घर बैठ जाओ, बेटर रहेगा। सो ये हमारे पास चार तरह की चीजें मैंने आपको दी, सिर्फ चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के, चार बताना है आपने। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नहीं है, अगर है तो कितने हैं। क्लियर हो गई बात? ये चार के ऊपर प्रैक्टिस करना। लेकिन एक क्वेश्चन तुम्हें करवा देता हूं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, बोलते इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कोवलेंट and coordinate all type of bonds are present, all type of bonds are present। क्वेश्चन दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स, यानी कोवलेंट भी आयनिक भी कोऑर्डिनेट भी तीनों प्रेजेंट हैं। ऑप्शंस दिए हैं ए Na2SO4, ऑप्शन दिया है बी CuSO4, ऑप्शन दिया है सी KNC, पोटाशियम आइसोसाइनाइड बोलेंगे इसको। ठीक, डी हमारे को दे दिया है अमोनियम क्लोराइड, और ई अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, इसमें किसमें तीनों तरह के बॉन्ड हैं। अब देखो बेटा कैसे देखेंगे अपन लोग। देखो बेटा, इस सभी में तीनों तरह के बॉन्ड हैं। कैसे पता चला, इधर ध्यान दो। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल में क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड, तो पक्का आयनिक बॉन्ड होगा।
सल्फेट है, सल्फेट में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो कोवलेंट बॉन्ड थे कि नहीं? तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी और कोवलेंट बॉन्ड भी है, समझ में आया? और सोडियम और सल्फेट के बीच में क्या है? आयनिक बॉन्ड। तो इसमें तीनों तरह के बॉन्ड हुए कि नहीं हुए? ऐसे कॉपर सल्फेट, बेटा कॉपर इज मेटल, सल्फेट नॉन मेटल से बना, तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो गया हमारे पास? आयनिक बॉन्ड भी है। और रही बात, सल्फेट के अंदर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड आए कि नहीं आए? अब के इज मेटल, एनसी इज नॉन मेटल, तो आयनिक बॉन्ड है। ये जो एनसी होता है, एनसी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सो देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन इट। एनसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सीएन में नहीं होता। किसमें होता है? एनसी में। सीएन में नहीं होता, किसमें होता है? एनसी में। तो इसमें भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक। और इसमें कोवलेंट बॉन्ड देखो, दो कोवलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नौ, इसमें अमोनियम में हमने पढ़ा कि हमारे पास होता है कि नहीं होता है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और तीन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और मैंने आपको बताया था, अगर कटायन या अनायन में से एक चीज कंप्लेक्स हो तो आयनिक बॉन्ड भी होता है। इसमें ये कंप्लेक्स है कि नहीं? तो आयनिक बॉन्ड भी होगा, आयनिक भी है, कोवलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है, टनाटन। अब इसमें दोनों स्पीशीज क्या हैं? कंप्लेक्स आयंस हैं, तो क्या होगा? आयनिक तो होगा ही होगा। अगर एक कटायन या अनायन कंप्लेक्स होता है तो आयनिक बॉन्ड तो होता ही होता है। तो आयनिक बॉन्ड तो है। अमोनियम के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं? और कोवलेंट बॉन्ड है कि नहीं? नाइट्रेट के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, तो क्या इसमें भी है? तो ये सब स्पीशीज में क्या था? तीनों तरह के बॉन्ड थे, ठीक। हाँ जी बेटे। कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा एटम से बना हुआ आयन। जैसे, क्या यार हंसते क्यों रहते तुम लोग? अब बेटा सिंपल आयन क्या होता है? सिंपल आयन इज लाइक O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, दैट इज सिंपल आयन। और ये क्या हो गया? एक से ज्यादा एटम का कॉम्प्लेक्स आयन। बोलो क्लियर? एनी अदर डाउट? हाँ जी बोलो। एनसी में ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, दो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक। यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे के पॉजिटिव, तो आयनिक बॉन्ड तो है ही है। बोलो क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है बेटा, किसमें तीनों तरह के बॉन्ड होते हैं। क्लियर? आगे जाके तो आपके कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड भी आएंगे, ठीक, फिर वो भी पूछेंगे इसमें सभी तरह के बॉन्ड किसमें, सभी तरह के बॉन्ड, तो वो भी बताऊंगा जब सभी तरह के बॉन्ड की बारी आएगी। तो आज मैंने आपको यहीं तक करवाया, क्योंकि अब तुम्हारे असाइनमेंट की करनी है मुझे डिस्कशन, ठीक, ताकि वो ना रह जाए, आप मेरे को बोलोगे सर वो डिस्कस नहीं हुआ, मैं नहीं चाहता हूं, तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक। अभी इसको बंद कर रहा हूं।